उत्तराखंड में लगेगी 200 सफल उद्यमियों की चौपाल। सीएम धामी 13 नवंबर को विधानसभा परिसर में उद्यमियों से करेंगे संवाद। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह हुए बंद। वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट किए गए बंद। 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के बने साक्षी। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। जय गंगे हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा धाम। जल जीवन मिशन में पिछड़े जिलों की विशेष निगरानी। शासन को देनी है हर सप्ताह की रिपोर्ट। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार नैनीताल। दीपावली पर नैनीताल में 5 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान। और दीपावली के बाद देहरादून की आबोहवा हुई जहरीली। 300 के करीब पहुंचा AQI। लोगों को हो रही आंखों में दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जन आस्था का प्रतीक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जयकारों की गूंज के बीच बंद हो गए। अब केदार महाराज शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में विराजेंगे। करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित दोनों स्थानों पर इस दौरान मौसम साफ रहने से उत्साहित भक्तों की उमंग का जो पारावार था वो पारावार नहीं रहा। केदारनाथ धाम पर इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने बैंड धुन भी बजाई। अब अगले साल अप्रैल मई में श्रद्धालुओं को इन स्थानों पर अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन दोबारा हो सकेंगे। मंदिर के कपाट रविवार से 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। शिव भक्तों की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद करने की रस्म सुबह शुरू हुई। सुबह 6 बजे गर्भगृह बंद होने के बाद 8:30 बजे मंदिर का मुख्य कपाट बंद कर दिया गया। भैया दूज के पावन पर्व के अवसर पर आज बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वैदिक विधि विधान धार्मिक मान्यताओं परंपराओं के साथ में बाबा केदार की समाधि पूजा आयोजित हुई और उसके पश्चात बाबा समाधिस्थ हो चुके हैं और 6 बजे जो गर्भगृह है गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए और बाबा केदार की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो आज यहाँ से पहले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। इस मौके पर पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली में रखा जाता है। फिर इसे 6 महीनों के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में रखा जाएगा। आज वो भावुक क्षण है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्यों कभी आज से पहले जो भगवान के जो है रत्नों के द्वारा आभूषणों के द्वारा भगवान की पूजा हुई है और आज वो समय है, आज वो दिन है कि जब भगवान के 4 पैर की पूजा हुई तो भगवान को जो है भस्म के द्वारा जो है भगवान का श्रृंगार किया गया और 4 पैर की पूजा के तरफ भगवान को समाधि में भगवान समाधि बैठ गए हैं और समाधि बैठने के बाद यहाँ की एक परंपरा बनी हुई है जो अखंड ज्योति है। वो अखंड ज्योति जो कभी खंडित नहीं होती है, जब कबाड़ भगवान के खुलते हैं तो उस अखंड ज्योति को आज के दिन जलाते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। अब मंदिर के कपाट अगले साल अप्रैल मई में खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर हर साल सर्दियों में बंद रहता है। इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है और तापमान बेहद कम रहता है। बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की और उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके बावजूद प्रदेश का पहले से बिगड़े हालातों पर काबू करना मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए साल दर साल राज्य का राजस्व घाटा अनुदान जो है वो वित्तीय वर्ष 2026-27 में शून्य हो जाएगा, जबकि 21-22 में ये 7,772 करोड़ और 2024-25 में घटकर 4,916 हो चुका है। अनुदान की राशि जैसे जैसे कम हो रही है, सरकार पर इसकी भरपाई करने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए इसे मुख्यमंत्री की सजगता कहा जा सकता है कि सरकार राजस्व जुटाने वाले प्रभावशाली विभागों पर अपना दबाव बढ़ा रही है। निश्चित ही राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए राजकोष का भरा होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पिछली समीक्षा बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्राप्तियों की रिपोर्ट के मद्देनजर लचर प्रगति वाले विभागों के पेश कसे हैं, क्योंकि बीती 15 अक्टूबर तक लक्ष्य के सापेक्ष 45% ही राजस्व वसूली की जा सकी है। इसे अफसरशाही की लापरवाही ही ठहराना उचित होगा कि वित्तीय वर्ष का आधे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सका है। जीएसटी, खनन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों को अभियान चलाकर राजस्व वृद्धि के प्रयास करने होंगे। मंत्रिमंडलीय सहयोगियों सहित शीर्ष अफसरों को प्रदेश की खुशहाली के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाना अब जरूरी हो गया है। राजस्व घाटा कम करने के लिए सरकार खर्चों पर कटौती करने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इसके लिए सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को खर्चों में कमी करने की सख्त हिदायत पहले ही जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विभागों के मंत्री भी इस मसले पर अपने कप्तान के कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर रहे हैं। इस तरह आने वाले समय में सरकार के मितव्यता वाले प्रयास जमीनी हकीकत बनना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मितव्यता से किसी भी हालात में वित्तीय और संसाधनों में वृद्धि दिखाई देनी चाहिए और साथ ही आय के नए स्रोत बनाने पर भी सरकार का फोकस है। इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जाने वाली नई युवा नीति इस संबंध में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि समाज की क्रय शक्ति में वृद्धि कर कोई भी राज्य लाभान्वित हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाकर जीएसटी आय वृद्धि का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उद्यमियों पर कुछ आर्थिक बोझ देने को गलत नहीं ठहराया जा सकता। वनों और वनिकी को आय वृद्धि का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वैसे भी पहाड़ों और वन क्षेत्र वाले इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन आधारित रही है और इसे आगे अधिक संभावनापूर्ण बनाया जाना चाहिए। राज्य गठन के साथ दिए गए पैकेज का सही उपयोग न होने के आधार पर केंद्र सरकार से उत्तराखंड को आर्थिक सहयोग का कोई पैकेज निश्चित तौर पर प्रदेश को आर्थिक समस्याओं से उबारने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते रहते हैं, इसलिए उपयुक्त होगा कि पर्यटन की संभावनाओं वाले नए क्षेत्रों को केंद्र विकसित करने की पहल करे। अब बात करेंगे अगले हम खबर की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में युवा मुक्केबाज दीपाली थापा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीपाली थापा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नैनीताल की दीपाली थापा ने दुबई के अबू धाबी में सितंबर में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। दीपाली थापा ने 33 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने दीपाली को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। साथ ही आपको बता दें दीपाली के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। इस ओर सरकार कार्य कर रही है। इसके अलावा यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार है। बहुत जल्द राज्य में यूसीसी लागू की जाएगी। यूसीसी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम स्थापना दिवस तक इसको लागू करने जा रहे हैं। इसकी नियमावली भी लगभग तैयार है। इस पर भी जो चर्चाएं होंगी हो गई होंगी और बहुत जल्दी ये धरातल पर आएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देहरादून स्थित शासकीय आवास में बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को राजकीय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की 180 दिन की पढ़ाई, लाइब्रेरी की सुविधा, निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने, असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा बैठक में आगामी 21 नवंबर को उच्च शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महिला सशक्तिकरण व स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई बीएसएफ की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल आज देवप्रयाग रवाना हो गया। आपको बता दें कि गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये बीएसएफ महिला अधिकारियों का पहला दल है, जहां देश भर में
महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं गंगा की अविरल व निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों से चल रही है। वहीं ये महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए राज्य से होते हुए देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण व स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहादुर व साहसिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और जागरूक करने के साथ ही तमाम जन जागरूकता अभियान करेंगी। 25 अक्टूबर को गंगोत्री से यह अभियान शुरू हुआ, जो कि 53 दिन की अवधि के बाद गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा। आज देवप्रयाग से 20 सदस्यीय इस दल को IPS IG राजा बाबू सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं, और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं BSF को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स, बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से, और वहाँ पे हमें काफ़ी स्किल सिखाई गई सारी फ्लड वाटर रेस्क्यू की, और ताकि हम राफ्ट चला सकें अच्छे से। अगर कोई दुर्घटना अगर बाई चांस हो जाती है तो हम उसमें हमें सेल्फ रेस्क्यू टेक्निक्स भी सिखाई गई। आज़ादी के इस अमृत काल में DG BSF श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय PM साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें। और BSF देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। 25 अक्टूबर को ही हमारे जो कमांडेंट है बियाट देहरादून के, उन्होंने गंगोत्री से इसकी शुरुआत की, पूरी टीम वहाँ थी। आज मैंने यहाँ से इसका शुभारंभ किया, लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अक्सर से, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें, भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाती हैं। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, तोहफा देते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में ही बहनों को भाई के माथे पर टीका लगाना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। परंपराओं के मुताबिक इस बार भाई दूज त्यौहार पर भाई बहनों के यहाँ खास शगुन उपहार व घर में बनाई गई मिठाइयाँ लेकर पहुँचे हैं। बहनों ने भी परंपरा अनुसार भाइयों के माथे पर तिलक किया और विशेष भोज खिचड़ी का भोज कराया और फिर उन्हें कपड़े और नारियल देकर विदा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली के देवाल में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब एक कार अनियंत्रित होकर गदेरे यानी कि गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार चालक रणजीत सिंह, जो इछोली गांव का निवासी था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रणजीत सिंह देवाल बाजार से आगे अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से 75 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। इछोली के पूर्व प्रधान नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस दुर्घटना ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। गांव के लोग घटना के प्रति गहरे दुखी हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खाई से बाहर निकालकर पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे ने क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद टीम ने गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम गुलदार की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आज पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी ग्राम के ग्रामीणों को शमशान घाट के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ गुलदार का शव दिखाई दिया। वहीं गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी गाँव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार का शव होने की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वन रेंजर विनय राठी ने बताया कि सूचना मिली थी कि धनौरी शमशान घाट के पास गुलदार का शव पड़ा हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं की कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे रहेंगे। और उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आपकी हमारे युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचकर पार्टी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यहां यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहां प्रदेश भाजपा द्वारा तय सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। 40 दिन महाराष्ट्र प्रवास पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊँगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया जाए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का हल्द्वानी से। अगली खबर जहां पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित हृदय से मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुमित हृदय का भी कहना है कि यह लोक सेवा आयोग की नियमावली के भी खिलाफ है, जिसके अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा और हिंदी के छात्रों को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसका स्वयं संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जो बेहद आवश्यक है। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्ज़ाम देंगे उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जाँच होनी चाहिए, या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है इसे दूर करने का तुरंत आदेश दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनगर के होम स्टे में विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। स्पेन के रहने वाले एलेक्स रोड्रिग्स इन दिनों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में होम स्टे में रह रहे हैं। रोड्रिग्स की यहाँ के लोगों में खासी दिलचस्पी है। उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने और होम स्टे कारोबार को समझने के लिए आए हैं। स्पेन के रहने वाले एलेक्स रॉड्रिग्स इन दिनों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में होम स्टे में रह रहे हैं। रॉड्रिग्स की यहाँ के लोगों में खासी दिलचस्पी है। उन्होंने बताया कि वे यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने और होम स्टे कारोबार को समझने के लिए आए हैं। Well, my goal is to know about the Indian culture. I mean, I feel so happy that Mr. Ramesh gave me the chance to stay here with his amazing family in this heaven, as you can see, near to the nature. And yeah, my purpose is basically to learn more about the Indian culture and to see how people live here. So what I learned, it's basically how family are together and all of them, they help each other. Also, I learned a little bit, because it's been only 2 days, I learned a little bit about the plants, about the animals, about a little bit of the region and what you can find here. रॉड्रिग्स का इरादा यहाँ 14 दिन रहने का है। वे यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों के अलावा खान पान की भी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा जितना भी फॉरेनर गेस्ट आता है, मतलब कोशिश करते हैं हम कि अपना लोकल खाना, लोकल कल्चर, लोकल मतलब भाषा तो खैर नहीं सीख सकता हो, लेकिन जितने भी यहाँ की सब्जियाँ वगैरह हैं जो हम घर में उगाते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले, कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पर त्योहार मनाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एलेक्स आए हुए हैं। होम स्टे में रहने वाले घरेलू सैलानियों ने एक विदेशी को भारतीय रीति रिवाजों में शामिल होते देखकर खुशी जताई। It's a surprise. Yesterday when I met him, it's a surprise. He is from Spain, and also I learned that he has traveled across many parts of the country, and he has very good knowledge about the country. And in fact, he is serving us. It itself shows that he is very much interested with हमारा संस्कृति के बारे में. He knows much better, and he knows our culture. So I feel proud that we are becoming global also. At the same time, we say that we are Indians, but our customs and all those things are even to accommodate foreigners. रॉड्रिग्स का कहना है कि वे भारत में सीखे अपने सबक स्पेन में भी लागू करना चाहते हैं। उनका मकसद वहां होम स्टे बिजनेस विकसित करना है। उनके मुताबिक स्पेन में होम स्टे को मुख्य रूप से बिस्तर और नाश्ते से ही जोड़ा जाता है। इस दौरान मेहमानों और मेजबानों के बीच कम से कम बातचीत होती है।